Hi everyone, this is Nitin Dikshit from Zenadu classes. So today's first shift का जेई मेंस पेपर और उसके डिस्कशन के लिए हम लोग एक बार फिर से मिले हैं यहाँ और फिर से एक ही चीज बार बार मैं बोल रहा हूँ कि हर एक शिफ्ट में जो भी एग्जाम आ रहा है जेई एक ही काम करता है। इस फरवरी मंथ में जितने भी स्लॉट्स हैं, जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, उनमें क्वेश्चंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो फोकस कर रहे हैं पुराने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे, जिनसे रिलेटेड और एग्जैक्ट वैसे ही और डाटा चेंज करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, तो हमको एक बार जो भी आगे आज सेकंड शिफ्ट में भी जो एग्जाम देगा वो इस चीज को अपने मन में बिठा ले ठीक तरीके से कि हमको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जरूर देख के जाना है। ओके, और बाकी क्वेश्चंस में आई विल टेक वन बाय वन और एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, उसका लेवल कैसा है, क्या चीजें हमको समझनी चाहिए और उनको उससे रिलेटेड क्या थ्योरी और क्या कंसेप्ट, क्या हमको केयरफुल लेना है, कहाँ, वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। जी, आज हमारे पास कंपैरेटिवली कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस मिले हैं। ऑल क्वेश्चंस आर मेमोरी बेस्ड, सो लैंग्वेज में भी कुछ डिफर हो सकती है, बट क्वेश्चंस जो भी हैं वो मोर ऑथेंटिक हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k if 3 sin x plus 4 cos x equals to k plus 1 has real solution। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं बोनस ना बोलूं तो क्या बोलूं? इस क्वेश्चन को मैं अगर ऐसे बोलूं कि यहाँ a sin x प्लस b cos x फॉर्म की अगर बात की है, जो कि स्टैंडर्ड है, हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं इसको, और उस स्टैंडर्ड फॉर्म में भी जो वैल्यूज लिए है a और b की, वो भी हमारे पास 3 और 4 है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं किए हैं। इनफैक्ट इस फॉर्म पे बेस क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में, बहुत सारी रेंज के उसमें, फंक्शंस में, और बहुत जगह हमको ये स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगी। सो दिस फॉर्म इज बेसिकली a sin x प्लस b cos x, और इसमें हम लोग करते क्या है, हम लोग रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin x प्लस b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos x इक्वल्स टू, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, बोलो, साइन ऑफ, हम बना लेते हैं कुछ x प्लस सम थीटा। ओके, तो वो साइन ए प्लस बी के फॉर्म में आ जाता है, तो हमारे पास कोई एक थीटा मिल जाता है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ इसकी बात करूँ, मैं अगर इसका रियल सॉल्यूशन मिलना है तो वो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता है, जो लेफ्ट हैंड साइड की जो रेंज हो और राइट हैंड साइड की रेंज हो, वो रेंज मैच करे। मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड जिस रेंज में लाई करे उसी में राइट हैंड साइड हो, तभी हमको सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी रियल, राइट। तो रेंज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये कितना हुआ, दिस इज 5। सो रेंज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विल बी -5 to 5, है ना। सो दिस मीन्स k plus 1 should lie between -5 to 5, बोल सकता हूं मैं। सो यहां से मैं क्या बोलूंगा, k should lie between -6 to 4। ओके, सो क्वेश्चन इज फाइंड द पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k। तो -6 एंड -4 को इंक्लूड करते हुए कितने हमारे पास इंटीजर्स मिलेंगे? हमारे पास टोटल 6 + 4 and 1 0, सो वी विल हैव टोटल 11 इंटीजर्स। ओके, सो क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आई थिंक इट वाज द इजीएस्ट वन, राइट। तो इस बोनस हमारे लिए है, इसमें +4 हमको डेफिनेटली मिलना चाहिए, एंड आई होप आप सबने ये सही किया होगा। आगे चलेंगे। दिस क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पहले पढ़ने से हमको मतलब बोलना चाहिए कि मैं ईयर भी याद कर सकता हूँ, ये किस ईयर में इस एडवांस लेवल के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। और क्वेश्चन इज हाउ मेनी 7 digit इंटीजर्स कैन बी फॉर्म्ड इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज 10 and we have to use only 3 digits 1, 2 and 3। okay, अब ये क्वेश्चन एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को बिलोंग करता है डेफिनेटली, बट यहाँ थोड़ा सा अगर हम अपना IQ लगाए तो बहुत सिंपली हम लोग केसेस बना सकते हैं, और केसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे। लेकिन यूजुअली होता क्या, आप लोग क्वेश्चन देखते हो, पता नहीं क्या इसमें कौन सा परम्यूटेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन लगेगा,
तो आप पढ़ के भी आप आगे बढ़ जाते हो। बट इस तरह के क्वेश्चन में अगर हम एक बार इन्वॉल्व हुए तो हमारे लिए ना टाइम कंज्यूमिंग होगा और बहुत इजीली आप उसको सॉल्यूशन तक पहुंच पाओगे, राइट। तो एक बार हम लोग देख देते हैं। क्वेश्चन है हमारा 7 डिजिट हमें चाहिए, 7 डिजिट इंटीजर। तो अगर मैं बोलूं कि x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 ये हमारे पास एक नंबर है, ठीक है ना। 7 डिजिट्स में ये ले रहा हूं, राइट। अब हमारे पास होगा क्या कि इन 7 डिजिट्स में इन सब का सम क्या है हमारे पास, x1 प्लस x2 और अप टू ए x7, इट इज गिवन एज 10, ठीक है। और 1 2 3 ही लेना है मुझे। अब इनके केसेस को मैं कैसे काउंट करूं, मतलब आंसर अगर पता हो तो आप एक बार को उस चीज को आप एक्सप्लेन कर पाते हो। बट अगर मैं स्टार्ट करूं कि हाउ टू मेक द ऑल द केसेस, कितने केसेस बन सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसको बहुत सिंपली हम लोग कैसे काउंट कर सकते हैं, देखते चलो। सबसे बड़ा डिजिट इसमें है 1 2 3 में 3। तो अगर मैं एक 3 लेता हूं, मैं केस 1 यहां लिखता हूं, केस 1 मैं एक 3 ले लेता हूं। अब मेरे पास 6 प्लेसेस बचे, ओके। 6 प्लेसेस में अगर मैं एक और 3 ले लूं, अगर 2 3 ले लूं, तो हमारे पास अब कितने बचेंगे, 5 प्लेसेस। और 5 प्लेसेस में जो भी डिजिट होंगे उनका सम हमें फिर 4 चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। सो पहली चीज क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक। सो we can have maximum of 1 3 here, right? Second I will take 1 2, एक बार लेके देखते हैं। एक मैंने 2 ले लिया, अब हमारे पास सम हो गया 5, 2 डिजिट हमारे पास आ गए। अब हमें 5 चाहिए और सम चाहिए 5। तो यहां एक पॉसिबिलिटी बनती है कि आई विल टेक 1 1 1 1 एंड 1। देखो 5 हमने 1 ले लिए, एक 2 और एक 3, एक ये पॉसिबिलिटी बनी। अब इनको हम अरेंज कर देंगे। इनको कैसे अरेंज करेंगे, इनको टोटल हमारे पास कितने 7 ऑब्जेक्ट्स मान लें, out of which 5 are alike. So I will write 7 factorial upon 5 factorial. This is the answer from case 1. Now come to the case 2. केस 2 में अब क्या है, केस 2 में मैंने 3 का केस देख लिया कि मैं एक 3 से ज्यादा, मतलब 3 को एक से बार से ज्यादा नहीं ले सकता। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक बार 2 ले लेता हूं। बट 2 तो डेफिनेटली एक और ले सकता हूं, क्यों, क्योंकि जब 3 और 2 ले सकता था तो 2 और 2 आ गए मेरे पास। अब मेरे पास कितने हो गए, 2 ये बचे, 5 हमको और चाहिए, 5 चाहिए और सम हमको चाहिए कितना, देखो ये 4 हो गया, सम चाहिए 6 और 5 बार हमें डिजिट चाहिए। तो इसका मतलब एक 2 और ले लूं मैं और बाकी 1 ले लेता हूं, देखो ठीक है। टोटल सम करेंगे तो 10 और डिजिट 7। इनको अरेंज कर देता हूं मैं। हाउ टू अरेंज, फिर से मैं बोलूंगा, मेरे पास 4 एक तरह के ऑब्जेक्ट्स है और 3 दूसरे तरह के ऑब्जेक्ट्स है। तो इट इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। तो इसका मैं सम करूंगा तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। और कोई ऐसा केस पॉसिबल नहीं है कि आप और कोई तरीके से आप सिलेक्ट कर पाओ 7 ही, ओके। तो क्वेश्चन में सिर्फ लॉजिक था, थोड़ा सा हमको अगर हम सोच पाते इस डायरेक्शन में तो क्वेश्चन में ना टाइम लगता, ना ही हमारा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक का चांसेस। बट इट इज अ गुड क्वेश्चन, है ना, प्रीवियस ईयर्स का एडवांस लेवल का क्वेश्चन ही है ये। सो इसका सम मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर इज 77। वी विल ऐड दीज 2, ओके। तो ये हमारा आंसर आ गया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट इंटीग्रेशन, ओके। और इस इंटीग्रेशन को देखने से सबसे पहली चीज क्या है कि देखो क्या -π/2 टू π/2। तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में क्लिक करनी चाहिए वो ये cos स्क्वायर एक्स है बेसिकली। इसको cos स्क्वायर एक्स कर लीजिए, ओके, dx। हाँ,
तो यहाँ हमारे दिमाग में सबसे पहले चीज आनी चाहिए थी, क्या फंक्शन इवन या ऑड है। इफ फंक्शन अगर यहाँ ऑड होता तो इसका आंसर आ जाता डेफिनेटली 0। ओके, बट यहाँ है क्या, cos square x which is even function और 1 plus 3 to the power which is neither even nor odd। तो अब हम लोग ये प्रॉपर्टी नहीं यूज करेंगे। हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जिसमें हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रल a to b fx dx इक्वल्स टू इंटीग्रल a to b f of a plus b minus x dx। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम एक बार यूज करते हैं। तो पहले मेरे पास i था -π/2 to π/2 cos स्क्वायर एक्स 1 plus 3 to the power x dx। प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो इसी i को मैं लिख सकता हूं i इक्वल्स टू -π/2 to π/2 और cos यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, -π/2 प्लस π/2 माइनस एक्स विच इज -x। सो cos स्क्वायर ऑफ -x इज अगेन cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या आएगा 1 plus 3 to the power -x। उसको नीचे ले जाऊंगा तो हमारे पास सीधे सीधे ऊपर एक 3 to the power x cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 plus 3 to the power x dx। इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, जो कि हमेशा हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस में करते हैं। आइडिया अप्रोच वही है जो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करते हैं। तो इफ आई ऐड दीज टू, क्या मिलेगा, 2i इक्वल्स टू -π/2 to π/2 और यहां से cos स्क्वायर एक्स अपॉन दिस कॉमन आएगा तो 1 plus 3 to the power x विल गेट कैंसल्ड। बोलो, ठीक है। तो अगेन हमको क्या मिलेगा, cos स्क्वायर एक्स dx ओनली। अब cos स्क्वायर एक्स इवन फंक्शन है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। 2 टाइम्स हो गया ये, दिस 2 विल गेट कैंसिल और इसको फर्दर हम आगे कर सकते हैं cos स्क्वायर एक्स को। ठीक है, तो इसमें कोई भी मुश्किल नहीं था, एक सिंपल सी प्रॉपर्टी थी जो हम लोगों को यूज करना था और उसके बाद ऑटोमेटिकली अपना क्वेश्चन चलता जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन, कुछ भी नया नहीं है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी बेस्ड हम लोग करते हैं। ओके, आंसर एक बार देख लेते हैं इसका। आंसर इज 1। आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं आइडेंटिटी यूज करके। cos 2x वाली, cos 2x मीन्स 2 cos स्क्वायर एक्स -1 से हम इसको cos 2x में ले जाके इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। इन इंक्रीजिंग जीपी T2 plus T6 is 25/2 and T3 into T5 is 25. So find T4 plus T6 plus T8. अब यहाँ हमारे पास इंक्रीजिंग जीपी है। इंक्रीजिंग जीपी का मतलब फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव एंड कॉमन रेशियो जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन 1। इतनी बात हमको क्लियर है। अब जो दिया है पहले हम उसको देख लेते हैं। T2 अगर मैं फर्स्ट टर्म A ले लेता हूं, कॉमन रेशियो R ले लेता हूं, क्या लिखूंगा मैं, T2 AR प्लस T6 को क्या लिखूंगा, AR to the power 5 equals to 25/2. Okay, and T3 into T5, तो T3 is AR square into T5 को क्या लिखूंगा मैं, T5 को भी मैं लिखूंगा AR to the power 4 is equals to 25। ठीक है, 2 इक्वेशंस 2 अननोन, A एंड R वी कैन फाइंड, और A और R मिल गया तो हमारे पास T4 T6 T8 मिल जाएगा। अब यहाँ एक चीज थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम हमको क्या समझना चाहिए। यूजुअली मुझे सब पता है, आप इस तरह की भी गलतियां करते हो बहुत बार, कि यहाँ तक ठीक कि अब इसको सॉल्व करने में हम लोगों ने गलती की। तो थोड़ा सा सिस्टमेटिकली चलते हैं हम लोग। जैसे ये क्या बनेगा, A स्क्वायर R to the power 6 equals to 25। बिल्कुल ठीक है। यहां मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, देखो AR क्यूब इक्वल्स टू 5 लिख सकता हूं। बोलो, सिंपल कर लिया A और R में एक रिलेशन। अब हम उसको इसमें यूज कर लेते हैं फर्स्ट वाले से।
तो फर्स्ट में मेरे पास है ए आर प्लस, और मैं ए आर को ही कॉमन ले लेता हूं, ए आर 1 प्लस आर टू द पावर 4 इक्वल्स टू 25/2। ठीक है, यहां से मैं ए की वैल्यू रख देता हूं 5/r³, 5/r³ इंटू आर 1 प्लस आर टू द पावर 4 इक्वल्स टू 25/2। ठीक है, एक आर यहां से जाएगा, यहाँ 2 बचा, अब ये 5 गया, ये 5 बना, अब हमारे पास क्या बनेगा देखना, 1/r² प्लस r² इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, सिंपल क्वाड्रेटिक इन r², तो डायरेक्ट r² की वैल्यू आ जाएगी तो r आ जाएगा। और अब अगर मैं थोड़ा सा अकल लगाऊं और हिट एंड ट्रायल की कोशिश करूं तो r² इक्वल्स टू 2 मुझे दिख रहा है ना, बट नहीं दिख रहा है तो वी कैन सॉल्व इजीली, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है, तो r² इज 2, तो r हमारे पास क्या आ गया, √2। देख लो, यू कैन चेक, है ना, r इक्वल्स टू √2 मिल गया, r इक्वल टू √2 मिल गया, तो फिर हमारे पास a मिल गया, कहाँ से, यहाँ से a मिल गया, a मिल गया, r मिल गया, तो t4 मिल गया, t6 मिल गया, t8 मिल गया, और उसके बाद आंसर भी मिलेगा, वो आंसर है ये 35। ठीक है, तो ये हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते थे, इसमें भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, और कंसेप्ट भी बहुत इजी और डायरेक्ट है ना, तो ये भी क्या बोलूँगा, इजी क्वेश्चन के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो खुश होना चाहिए आपको कि आज हम लोगों को इजी क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, है ना, तो इस शिफ्ट वाले लोग अपने को थोड़ा सा लकी फील कर सकते हैं। ओके, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। चलिए नेक्स्ट इज if mod of fx minus fy less than or equals to mod of x minus y square and f0 is given as 1, then we have 4 options: fx greater than 0, less than 0, fx equals to 0, or fx another. None of these are, any other option is there. So अब जब हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी करते हैं, है ना, उसमें हम लोग इस फॉर्म से पहले से बहुत बार मिल चुके होते हैं, है ना, इनफैक्ट सेम इसी फॉर्म के कई क्वेश्चंस हम लोग हमेशा करते हैं, और अक्सर इस पे बेस्ड क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। तो फिर से मेरी बात के लिए एक और प्रूफ मिल गया कि पुराने क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को इन्होंने बिल्कुल डेफिनेटली टारगेट करके चूज किया, उसको लेके या उससे रिलेटेड क्वेश्चन या उस फॉर्म को यूज करके क्वेश्चंस फ्रेम किए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन का आइडिया हमारे पास यही था कि यहाँ से x माइनस वाई स्क्वायर है, एक x माइनस वाई को नीचे लाके इधर ले आता हूं मैं, मॉड के साथ आएगा, तो मैं इसको सिंपली क्या लिख सकता हूं, fx माइनस fy अपॉन x माइनस वाई और लेस देन आर इक्वल्स टू x माइनस वाई। अब कुछ समझ में आया कि हम ये फॉर्म क्या बनाने जा रहे हैं, हम ये डेरिवेटिव बनाने जा रहे हैं ना, तो लिमिट भी लेंगे, और अगर नहीं दिख रहा अभी भी तो एक काम और कर लेते हैं, मैं x को पुट कर देता हूं कुछ भी y प्लस एच, चलो इस फॉर्म में मैं लिख देता हूं। नाउ अब क्या आप देखोगे, दिस फॉर्म विल बी f, x को मैंने y प्लस एच लिखा, तो f y प्लस एच माइनस f मैंने क्या लिखा है, x को y प्लस एच, ओके, अपॉन ये नीचे x माइनस वाई बन जाएगा h, दिस, और ये बन गया h। ओके, दोनों साइड हम लोग लिमिट ले लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू
0, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब मुझे ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि ये क्या बनेगा। ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज f डैश y इसका मॉडुलस, एंड विच इज दिस लिमिट इज 0, सो mod of f dash y is less than or equals to 0, but it is mod, so कभी negative नहीं हो सकता ना, so only one possibility is there, what is that, f dash y equals to 0। if f dash y equals to 0, तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, f y is a constant function, k क्या है, k is constant। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन f0 is 1, so if I put y as 0 I will get k as 1। okay, so हमारे पास क्या मिल गया, fy equals to 1 for all y। ठीक है, so that means option 1 means option A is correct because 1 is greater than 0, simple, so answer A is correct। ठीक है, तो ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन, बहुत क्लासिकल क्वेश्चन बोल सकता हूँ, बहुत इजी भी नहीं बोल रहा हूँ मैं इसको, लेकिन सिंस ये पुराना क्वेश्चन है तो हम इससे फेमिलियर होते हैं, हमको पहले से मुलाकात हो चुकी होती है। सो ये भी हमारे लिए एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको हम लोग डेफिनेटली फोड़ सकते थे, है ना। चलो नेक्स्ट, maximum value of the term independent of t in the expansion of t x to the power 1 by 5 plus 1 minus x to the power 1 by 10 upon t or whole power 10 where n belongs to 0 to 1। ओके, अब यहाँ पे एक काम हमको करना पड़ेगा, ये बेसिकली क्वेश्चन बाइनोमियल का क्वेश्चन हो गया, बहुत टिपिकल बाइनोमियल का क्वेश्चन जिसमें हम लोग इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल हम टर्म फाइंड करते हैं। तो क्या करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द जनरल टर्म। ओके, तो एक बार जनरल टर्म लिखते हैं हम लोग, जनरल टर्म हम लोग tr+1 लिखते थे, चलो वही लिख देते हैं इस बार। जनरल टर्म विल बी n is 10 ncr, ये मिला t x to the power 1 by 5 to the power 10 minus r into 1 minus x to the power 1 by 10 upon t to the whole power r। चेक करो, है ना। नाउ टर्म हमको चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ टी, सो आई विल कलेक्ट पावर ऑफ टी एंड आई विल पुट दैट 0। ओके, तो टी की पावर कलेक्ट करते हैं यहाँ से मिला टी टू दी पावर 10 माइनस आर, सो 10 माइनस आर मिल गया मुझे, और यहाँ से मुझे मिलेगा ये 1 बाई टी टू दी पावर आर है, सो आर पावर ऑफ टी इज माइनस आर ना, सो दिस माइनस आर इक्वल्स टू 0। 0 क्यों, पावर 0 होगी तभी टी से इंडिपेंडेंट होगा, सो यहाँ से 2r इक्वल्स टू 10, सो r इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कि मैं बोल सकता हूँ T6 जो होगा, 6 टर्म होगा T6, दैट विल बी द टर्म विच विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ T। नाउ क्वेश्चन हमारा अभी एक पार्ट बाकी है, ठीक है। फॉर r इक्वल्स टू 5 वी विल कलेक्ट द टर्म, और उसको फिर हमें क्या करना होगा, मैक्सिमाइज, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। एक और वेरिएबल है हमारे पास, दैट इज x। okay, so correspond to this value of r as 5, we will find the term exact। okay, तो r equals to 5 के corresponding मेरे पास t6 जो मिलेगा, जो इंडिपेंडेंट होगा, वो टर्म क्या बनेगा, 10cr, और r को भी 5 रख देता हूं डायरेक्टली, 10c5 t हमारा फ्री, तो x टू दी पावर आ गया 10 माइनस आर, 10 माइनस, इसको भी मैं डायरेक्टली वैल्यू डालता चलता हूं, x टू दी पावर यहां से मिलेगा 5, तो ये 5 आ गया, 1 आ गया x,
और यहाँ से अगर मैं डालूंगा 5 तो दिस इज 1/2, सो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये टर्म बनेगा T6। ओके, बट अब हमको यहां से फिर एक काम करना है, दिस x इंटू 1 माइनस एक्स को हमको मैक्सिमाइज करना है। और मैक्सिमाइज करने के लिए सबसे इजी यहाँ हमारे पास क्या है, आई विल डिफरेंशिएट दिस। ओके, तो लेट हमारे पास एक फंक्शन है जिसको मैं मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ, विच इज x इंटू 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो आई विल डिफरेंशिएट, विल फाइंड एफ डैश एक्स, वो क्या मिलेगा, 1 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस x इंटू derivative of this is 1/2 into root of 1 minus x into -1, so I will put 0 और उसके बाद हमारे पास x आ जाएगा और x कितना आएगा, this is 1 minus x, 2 into 1 minus x equals to 0, so 2 minus 3x equal to 0, x equals to 2/3। ठीक है, अब इसको फर्दर हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या साइन चेंज देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमको ये दिख रहा है कि ये फंक्शन हमारा माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है अगर हम फ्री हो चूज करने को x तो। ओके, बट यहाँ 0 to 1 है तो हमें एक यहाँ मैक्सिमा मिलेगा, और वो कब मिलेगा, x when x equals to 2/3। तो इस x equal to 2/3 के करस्पॉन्डिंग जो हमें टर्म मिलेगा वो हमारा उस इंडिपेंडेंट ऑफ t वाले टर्म का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो आंसर देख लेते हैं, आंसर 2/3√3 इंटू 10c5। ठीक, ये क्वेश्चन के बारे में। अब इस क्वेश्चन को किस कैटेगरी में रखा जाए और क्या इस क्वेश्चन से हम सीख सकते हैं, पहली चीज थोड़ा सा कैलकुलेशन है, डेफिनेटली है, बिकॉज हमें दो बार कुछ काम करना पड़ा, मीन्स दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, एक हमें इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म चाहिए, देन हम उसको मैक्सिमाइज करना है, सो इट विल टेक सम मोर मिनट्स। ओके, मीन्स कैलकुलेशन पार्ट है इसमें, तो इसको अगर हम लोग मॉडरेट कैटेगरी में भी देखें, लेकिन कंसेप्ट कुछ नया नहीं है, थोड़ा सा इन्होंने इस फॉर्म में लिख दिया है कि जिसको देख के हमको डर ना लगे ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से मैं ये इस क्वेश्चन को भी बोलूँगा कि डेफिनेटली हम सॉल्व कर सकते थे इसको, क्योंकि ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ एक वेरिएबल टर्म निकालना हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है इस पे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे हम। व्हाट इज द सम of 1/62 parts of the roots of the equation x cube minus 2x square plus 2x minus 1 equals to 0। ओके, क्यूबिक। चलिए, क्या समझ में आएगा अगर मैं इसको देखूंगा क्वेश्चन, तो सबसे पहली चीज मुझे क्या समझ में आएगी, क्या करना होगा सबसे पहला, जब हमको क्वेश्चन दिखता है ना तो किसी भी डायरेक्शन में भागना शुरू नहीं करना चाहिए। पहली चीज, 1 मिनट आप पहले क्वेश्चन पढ़ के आप अपने आप, 1 मिनट नहीं मैं बोलूंगा, कुछ सेकंड्स, 10 सेकंड 15 सेकंड में हमको एक आइडिया और एक डायरेक्शन दिखनी चाहिए क्वेश्चन से, पहली चीज। अब देखो इसके रूट्स रियल सारे होंगे, इसकी बिल्कुल चांसेस नहीं है, क्योंकि क्या करना है, 1/62 पावर्स की बात कर रहे हो आप पहले, तो या तो इसके रूट 1 -1 और ओमेगा स्क्वायर जैसे होने चाहिए। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, तो इस तरह की जब क्यूबिक हमारे पास आती है तो सबसे पहला काम वी शुड चेक क्या कि x इक्वल टू 1, x इक्वल्स टू -1 और मैक्सिमम x इक्वल्स टू 2 और -2, एक रूट हमको क्या हिट एंड ट्रायल से मिल सकता है। यहां मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने x को 1 पुट किया एंड हियर x इक्वल टू 1 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सो क्या हुआ, एक रूट मिल गया झटक से, है ना, एक रूट हमने झटक लिया यहां से। तो अब जैसे x इक्वल टू 1 एक रूट मिल गया, तो बाकी दो रूट निकालना हमारे लिए मुश्किल इसीलिए नहीं होगा क्योंकि
एक फैक्टर मिल गया, लीनियर फैक्टर। अब हमारे पास सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी केस में सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ मैं एक चीज और सिखाता हूँ। यहाँ हम लोग ना x-1 से डिवाइड करते हैं, है ना, और बाकी फिर इसी काम को हम लोग डायरेक्टली स्टेप में कैसे लिख सकते हैं ये भी सीखते हैं। x इक्वल टू 1 हमें एक रूट मिल गया, तो x-1 एक फैक्टर मिल गया। तो मैंने क्या किया, x-1 x-1 ऐसे लिख लिया। ठीक है, देखते चलो। अब मैं यहाँ से एडजस्ट करता हूँ, तो आई विल मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, तो वी विल हैव एक्स क्यूब। यहां से मुझे मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर, हमको चाहिए माइनस 2x स्क्वायर, तो एक माइनस एक्स करके यहां से माइनस एक्स स्क्वायर ले लूं। अब माइनस एक्स स्क्वायर और ये एडजस्ट हो गया। नेक्स्ट इज प्लस एक्स, और हमें चाहिए 2x, तो प्लस 1 इक्वल टू 0। तो डायरेक्टली मैंने फैक्टर यहां से कर दिए, x-1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। चेक करो, है ना। x इक्वल टू 1 एक रूट आ गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, बोलो। माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। मीन्स मैं यहां से ऐसे बोल सकता हूं, नाउ वी हैव 3 रूट्स 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। और इतना करते ही हमारा क्वेश्चन खत्म। क्यों, हमको जो वैल्यू चाहिए वो एक्चुअल में कौन सी वैल्यू चाहिए, 1 टू द पावर 162 प्लस माइनस ओमेगा टू द पावर 162 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 162। अब यहाँ पावर इवन है डेफिनेटली, तो ये माइनस हट जाएगा। ओमेगा टू द पावर 162 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ओके, तो ये भी वैल्यू 1, ये 2 इंटू 162, ये भी हमारे पास क्या मिलेगा, डिविजिबल बाय 3। सो दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस इज आल्सो 1। सो आंसर इज 3। ठीक है, चेक कर सकते हो। तो क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं कहूँगा, बिल्कुल भी इसमें कुछ नया नहीं, इजी क्वेश्चन। एक रूट 1 वो भी बहुत हमारे लिए इजी फाइंड करना, उसको पकड़ पाना, और उसके बाद भी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से रिलेटेड या माइनस ओमेगा स्क्वायर से रिलेटेड अगर हम कोई भी पावर या उसकी वैल्यू, तो वो भी हमारे लिए मुश्किल काम नहीं है। तो क्वेश्चन इजी था, हमको करना चाहिए और हमने किया भी होगा। सो ये भी हमारे लिए एक इजी क्वेश्चन का एग्जाम्पल। तो आज हमको मैक्सिमम इजी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो हमको थोड़ा खुश हो लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। यूजुअली अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर की बात की जाए तो उससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और पहले भी पूछे गए हैं। लेकिन ये क्वेश्चन उस टफ कैटेगरी में नहीं है जहां हम इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यूज और उन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से रिलेटेड सॉल्यूशन फाइंड करने में हम लोग दिक्कत महसूस करते हैं, राइट। तो यहाँ क्वेश्चन को करने का क्या एक हमारे पास तरीका होना चाहिए। एक जब याद करो, हम लोग जब लॉग भी पढ़ते हैं, है ना, लॉग के बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे दिया होता है एक रिलेशन, एंड फिर हम बताते हैं कि ये RNAP GP HP और इस तरह की चीजें। तो वहां भी हम एक ही काम करते हैं जो यहाँ भी हम वही काम करेंगे कि इसको कुछ इक्वल्स टू मैं लैम्डा ले लेता हूं। ठीक है, अब इस लैम्डा लेने से क्या होगा, हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई, इन सब के रेशियो से मतलब नहीं है, हमें डायरेक्ट वैल्यू लिख सकता हूं मैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो इस फर्स्ट रिलेशन से अगर मैं देखूं तो मैं यहां से साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूं ए लैम्डा, बिल्कुल ठीक है। सेकंड वाले से मैं लिख सकता हूं कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू बी लैम्डा लिख सकता हूं। और साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दिखते ही सबसे पहला एक आइडिया हमारे दिमाग में क्लिक करेगा, वो
कि इनका सम इज पाई बाई 2 है ना, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक रिलेशन लिख सकता हूँ, ए लेमडा प्लस बी लेमडा इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब हमको जो चाहिए उसको भी साइड से देखते जाना, ठीक है, उसको भी देखते जाना हम उस फॉर्म में कैसे पहुंचेंगे। तो यहां से मैं लेमडा कॉमन ले लेता हूं और डायरेक्ट लेमडा की वैल्यू लिख लेता हूं मैं। लेमडा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ओके, चलिए आगे चलेंगे। इस रिलेशन का भी काम देखते हैं, क्या होना है। tan इनवर्स y इक्वल्स टू सी लेमडा। लेमडा की वैल्यू उठा के डाल देता हूं मैं यहां, तो यहां से मुझे मिल जाएगा tan इनवर्स y इक्वल्स टू सी इंटू लेमडा, तो सी पाई बाई 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक। अब उसको देखो, हमको चाहिए पाई सी अपॉन ए प्लस बी, तो इस 2 को इधर शिफ्ट कर देता हूं मैं। तो मैं लिख देता हूं जो वैल्यू मुझे चाहिए है उसके लिए कॉस ऑफ पाई सी अपॉन ए प्लस बी, ये किसके इक्वल होगा, 2 इधर जाएगा तो कॉस ऑफ 2 tan इनवर्स y, और यहां हमारा क्वेश्चन खत्म। ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, बोलो, डायरेक्ट आइडेंटिटी भी है और हम लोग निकाल भी सकते हैं, दैट इज 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इनवर्स जैसा इसमें कुछ भी बहुत टफ नहीं था। इनवर्स की सबसे बेसिक हम लोगों ने जो आइडेंटिटी यूज की, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, जो स्टार्टिंग में सबसे पहली आइडेंटिटी हम लोग इनवर्स में करते हैं, तो उसी का एप्लीकेशन एक बार हम लोगों ने देखा। बाकी छुटपुट सा एडजस्टमेंट और बाद में यहाँ एक आइडेंटिटी और। तो क्वेश्चन फिर से मैं बोलूंगा, इजी है और आप बच गए, यू आर लकी कि इनवर्स का अच्छा क्वेश्चन अभी तक हमको देखने को नहीं मिला है। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट, द लाइंस, 3 लाइंस आर गिवन फॉर्म अ ट्राइंगल विच इज, ओ, इस क्वेश्चन को डिस्कस करना मुझे नहीं लगता कि हमारे मतलब बोलना चाहिए स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हुआ ये, नहीं। अब ये 3 लाइंस गिवन है और उनसे जो ट्राइंगल बनेगा वो राइट एंगल इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब इसको 2 तरीके से कर सकते हो, या तो हम एंगल काउंट करके जाएं, एंगल कैलकुलेट करके जाएं, या हम इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल लें। तो यहाँ अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि 2 लाइंस परपेंडिकुलर हो, तो ऑप्शन ए इज रिजेक्टेड, है ना, मीन्स नॉट एक्सेप्टेड। सेकेंड इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंगल 60, कोई भी 2 में दिख रहा है मुझे, 60 नहीं है। फर्स्ट और सेकंड के अगर मैं देखूं, ये y इक्वल टू एक्स, स्लोप 1 है, एक माइनस हाफ है, तो ये इनके बीच एंगल 60 नहीं होगा। अब बचा आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए, और अगर नन ऑफ दीज है यहाँ, तो डेफिनेटली वी हैव टू चेक। अगर नहीं होता नन ऑफ दीज, तो हो सकता है हम इसको भी एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते थे। इनफैक्ट वो अप्रोच भी हमारे लिए काम की होती है और हमें सीखनी चाहिए। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो या तो हम एंगल निकालें और इंटरसेक्शन पॉइंट, तो बेटर होगा इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे, बिकॉज y इक्वल टू एक्स है, तो हम इंटरसेक्शन पॉइंट इजीली निकाल सकते हैं। तो ये काम अब हम लोग कर सकते हैं, इसको यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आंसर देख लेते हैं। आंसर इज सी, ऑफ कोर्स आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। आगे चले तो ये तो बोनस का भी बोनस है, डबल बोनस, मीन्स इस क्वेश्चन से के लिए आपको एक टफ क्वेश्चन भी दिया जाए तो हमारे साथ ये मतलब कोई भी ऐसी गलत बात नहीं होगी। चलिए आगे चलें। Let px be a point which is at a constant distance from origin, then equivalence relation of 1, -1 is, okay.
अब यहाँ एक चीज देखो, लोकस जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, लोकस है ना, लोकस होता क्या है, तो सबसे पहले हम जो जिस तरह के क्वेश्चंस करते हैं वो इसी तरह के क्वेश्चन होता है इनफेक्ट, है ना। जैसे मैं कहूँ फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, है ना, तो हम सबसे पहले वही डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सिमिलरली जब हम लोग सर्कल की डेफिनेशन देते हैं, मींस इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, और सर्कल कैसे, एज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट जब हम करते हैं तो वहां से भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं। तो सिमिलरली अगर x कॉमा वाई है तो डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सम के स्क्वायर, है ना। अब then equivalent relation of 1 comma minus 1, you just put x as 1 and y as minus 1, तो हमको क्या मिलेगा, k की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 2। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट। सिग्मा n इक्वल टू 1 to 100 इंटीग्रल n माइनस 1 to n e to the power x minus greatest integer of x dx। अगर आपने फिर से मुझे ये रियलाइज नहीं कराया कि ये भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो दैट मीन्स आप पुराने क्वेश्चंस को देख के नहीं जा रहे हो, उनको सॉल्व आप नहीं करते हो। ये e to the power x minus greatest integer of x is nothing but fractional part of x. So e to the power fractional part of x, इस फंक्शन से हमारी मुलाकात हो चुकी है और बहुत बार होती है, ठीक है। और इस फंक्शन को हम तब भी देखते हैं जब हम पीरियोडिक फंक्शन करते हैं। दिस फंक्शन इज actually greater, ये fractional part of x function is periodic function, so e to the power fractional part of x is also periodic with period 1। ठीक, अब इस प्रॉपर्टी का अगर हमने यहाँ यूज किया तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन। अदरवाइज अगर हम जनरलाइज करने चले, n को हम 1 लेके 0 to 1 इसको ब्रेक करते रहे, 0 to 1 मीन्स अगर हमने कहीं गलती से ये किया 0 to 1 लिया इसको, तो दिस इज e to the power फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, फिर मैंने इसको लिखा 0 to 1 e to the power x dx, ओके। फिर मैंने जब 1 से 2 लिया e to the power फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, तो फिर मैंने इसको कैसे लिखा 0 to 1 e to the power 1 माइनस x माइनस 1। क्या लिखूंगा, जब 1 से 2 में अगर मैं लूंगा तो दिस इज x माइनस 1 dx। फिर इसको ब्रेक किया और ये सारा काम हम लोग करते गए, तो फिर बहुत टाइम लगेगा। अब हम इसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी का कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे उसका हम एप्लीकेशन देख सकते हैं इसको। अब ये पीरियोडिक फंक्शन है तो हर एक, और पीरियड कितना, सबसे पहले इसका पीरियड इज 1, ओके। और इस अपने 1 इंटरवल में हमेशा ये फंक्शन अपने आप को रिपीट करता जाएगा, ठीक है। और ये जो इंटीग्रल 0 to 1 हमको देगा, ये वही होगा, ये जब रिपीट करेगा तो इस इंटरवल में ये बेसिकली एरिया देगा। मैं ग्राफ का भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ तो आपको और ये सही लगेगा। कुछ ऐसा बनेगा और फिर ये ऐसे रिपीट करता जाएगा, है ना, इस तरीके से ये रिपीट करता जाएगा। तो हमारे पास ये जो एक एरिया आएगा वही बार बार यही आएगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इसके लिए मैं इसको सिर्फ 0 to 1 में करता हूँ और उसको 100 टाइम्स कर लेता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इज इंटीग्रल 0 to 1 e to the power x dx, और मैं 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और जब ये मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो e to the power x को इंटीग्रेट हम कर सकते हैं, e to the power x 100 को 100 ही रहने देते हैं,
ये e टू द पावर x और इसकी वैल्यू डाल देते हैं 1 and 0, so this is 100 into e minus 1. This is our final answer. ठीक है, आंसर भी चेक कर लेते हैं. अब ये क्वेश्चन भी अगर हमने ये अप्रोच समझी होती इसकी पीरियडिसिटी के बारे में सोच के, तो हमारे लिए क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं था. एल्स कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाता, हम सारे पहले लिखते फिर उसको इसी के फॉर्म में हम लेके आते, तो बेटर हमें ये करना चाहिए था. ठीक है, इजी क्वेश्चन नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन इजी क्वेश्चन बनाया जा सकता था अगर हम अप्रोच ये लगाते तो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज बोनस स्क्वायर. क्या दिख रहा है हमको? और अभी अगर नहीं दिख रहा तो अब दिखेगा. इस 1 को हटा देता हूं मैं. अब देखो, ऊपर क्या है? 2 7 12, 2 7 कॉमन डिफरेंस 5, 7 12 कॉमन डिफरेंस 5, नीचे 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब. क्या बन गया? एजीपी. एजीपी का इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है ना? इस 1 को हम बाद में ऐड कर देंगे, 1 से कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी हमारा बोनस स्क्वायर. अब इसका फॉर्मूला भी हमको पता है क्या? a अपॉन 1 माइनस आर और d प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर. ओके, इनफाइनाइट टर्म्स की एजीपी है और +1 कर देंगे. तो इस क्वेश्चन को हम हार्डली आई विल टेक 15 सेकेंड का काम था और उसमें +4 मिल जाना था. ये इसमें कोई गलती करने का चांसेस नहीं थे. आंसर भी देख लेते हैं. आंसर आता है 13/4. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज की शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन हमको बहुत ज़्यादा इजी देखने को मिल रहे हैं, तो वो हमारे लिए और अच्छे क्वेश्चंस में यूटिलाइज करा देंगे टाइम हमारा. चलिए नेक्स्ट. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल्स टू mod of x minus 1 minus 2 एंड x एक्सिस. इस क्वेश्चन में जिसने ग्राफ के बारे में नहीं सोचा उसने डेफिनेटली अपना टाइम किल किया और कुछ नहीं बोल सकता मैं. अगर आप मॉड ओपन करने में लग जाओगे, केसेस बनाते रह जाओगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर जाओगे. ठीक है, सो बेटर क्या कि हम एक बार ग्राफ बना लेते हैं. और ग्राफ भी इसका बहुत इजी है. तो ग्राफ हम अगर देखें और उससे एरिया में पहुंचे, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारी. ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हम लोग मॉड ऑफ x माइनस 1, हम इसको कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1. यहां से मैं इसको फिर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करूंगा, इस ग्राफ को शिफ्ट करूंगा कहां? y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 2. फिर मैं थर्ड स्टेप में यहां से y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 2. ठीक है, तो पहले मैं सबसे पहले ग्राफ बना रहा हूं मैं y इक्वल टू मॉड x माइनस 1. ये सबको पता है. ये हमारा ग्राफ. ठीक, दिस पॉइंट इज 1,0. दिस इज आवर x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. अब मैं इसको -2, तो आई विल शिफ्ट दिस ग्राफ नीचे साइड. कितना? 2 यूनिट. तो जैसे ही 2 यूनिट करूंगा मैं यहाँ -2 पे पहुंच जाऊंगा और -2 से मैं ये भी हमारा V शेप. ठीक, अब जब मैं मॉड लूंगा तो जो पार्ट पॉजिटिव है ये और ये एज इट इज रहेगा और जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव. तो फाइनल जो शिफ्टिंग होगी इस पार्ट की ऊपर वो ये तो हमको जो एरिया चाहिए था वो कौन सा एरिया?
दिस पार्ट एरिया, और ये एक सिंपल सा ट्राइंगल है। ये पॉइंट भी हम लोग निकाल सकते हैं, बोलो क्या हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं? 3,0, ठीक है, दिस इज 1,0, और मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इसका निकाल के हम ट्वाइस कर सकते हैं, और ये 2 है तो ये भी हमारा क्या बनेगा, 1,2। ठीक, तो मुझे आंसर क्लियरली दिख रहा है एंड आंसर इज 4। ओके, तो ये हम लोग करना चाहिए था हमको। इसमें भी मुझे लगता है कि 15-20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगते अगर हमको ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स का आइडिया है। ओके, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट, तो ये भी मैं मान सकता हूं ना कि इजी। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड आई 0 to पाई साइन 2x मॉड ऑफ साइन 2x। इसको इंटीग्रेट करना है, 0 to पाई मॉड ऑफ साइन 2x। अब यहाँ बहुत सारे तरीके हो सकते हैं यार इसको, है ना। पहले मॉड हटा के केसेस बनाओ कि क्या बनाओ कैसे, बट सिंपली हम इसमें एक काम कर सकते हैं जो कि मुझे लगता है बेस्ट है। आई विल पुट फर्स्ट ऑफ ऑल 2x एस टी। क्यों? क्योंकि हम मॉड ऑफ साइन एक्स में जाना चाहते हैं, क्योंकि साइन एक्स के लिए कुछ रिजल्ट हम लोग डायरेक्टली याद रखते हैं या याद हो जाते हैं। तो उसके लिए आई विल पुट 2x इक्वल्स टू टी। तो यहां से मैं dx लिख सकता हूं dt/2 लिख सकता हूं। नाउ मैं यहां से इसको लिखता हूं i, क्या बनेगा, देखो ये तो बन गया मॉड साइन ऑफ t, और dx को मैंने लिख दिया dt, और एक इधर आ गया बाहर 1/2। लिमिट एडजस्ट करते व्हेन x इक्वल्स टू 0, t इज आल्सो 0, बट x इक्वल्स टू पाई, सो 2 पाई लिख सकता हूं। ठीक, अब देखना, मैं साइन कर्व की बात कर लेता हूं, साइन एक्स से मुलाकात कर लेते हैं। तो डायरेक्ट हम इंटीग्रेट भी करना बहुत मुश्किल नहीं है, बट मैं बोलूंगा कि ये रिजल्ट हम डायरेक्ट याद रखते हैं। मॉड, ये हमारा ग्राफ 0 पाई 2 पाई, ये कौन सा ग्राफ बना रहा हूं, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन एक्स का। तो ये जो इंटीग्रल है इसमें बेसिकली हमको करना क्या था, ये चेक करो। ठीक, इसका हमको एरिया चाहिए था, तो ये एरिया हम लोग डेफिनेटली निकाल सकते हैं। ठीक, और हमको ये रिजल्ट भी याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, ये भी 2 है और ये भी 2 आता है, आप चेक कर सकते हो। सो आंसर इज 4। ठीक, आगे चलेंगे। आंसर इज 4, सो दिस इज 1/2। ओके, सो आंसर इज 2। ठीक, इसका एरिया हम हमेशा याद रखें 2, और ये भी 2। ठीक, मैं अगर ऐसे बोलूं कि ये हमारे पास साइन कर्व है, तो ये एरिया और ये एरिया भी 2 और 2 यूनिट, तो इसी रिजल्ट को हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट। अब यहाँ फिर से मैं कहूँगा इस क्वेश्चन को बहुत टाइम कंज्यूमिंग बना सकता हूँ मैं, और इस क्वेश्चन को मैं जादू से विद इन 5 सेकेंड सॉल्व कर सकता हूँ। और मैं नहीं, कोई भी, अगर हम थोड़ा सा इसको चीज को सीख लें। अब यार यहाँ ये इक्वल टू दिया है हमारे पास, और ऑप्शंस भी 4 है, नन ऑफ दिस का भी कोई पंगा नहीं। तो क्यों ना हम कुछ एक ही पर्टिकुलर वैल्यू ले लें, बोलो। ठीक है, अब इसमें एक ही कौन सी वैल्यू ली जाए, ये एक और स्टेप आगे वाली हमारी स्मार्टनेस हो गई। क्या कि सपोज इफ आई पुट a इक्वल्स टू -2, जैसे ही मैं a इक्वल्स टू -2 पुट किया, मेरे पास जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो देखो क्या बनेगा, ये 0, ये 0, और ये 0, ये 0, यहाँ से इक्वल्स टू -2 रखा, 1 इंटू 2, दैट इज 2, ये 0, ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, 1 1 1, ये डिटर्मिनेंट आ गया।
अब इस डिटरमिनेंट को निकालने में टाइम लगेगा क्या? यहाँ रखा मैंने तो ये जीरो, ये -2, ये जीरो। ओके, अब इसकी वैल्यू हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। मान लेते हैं दो ऑप्शन आर करेक्ट, मैं अगली बार ए की वैल्यू -3 लेके चेक कर सकता हूँ। उसके से भी काम नहीं चले, मैं आई विल टेक ए एज 0। ठीक है, तो कोई भी ऐसी हम वैल्यू लेके इसको चेक कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज यूज करके डिटरमिनेंट एक्सपेंड करने में लगे तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन उस अप्रोच या उस डायरेक्शन में जाने के लिए बनाया जाता है कि आप अगर कुछ शॉर्टकट करके उसी कम टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर तक पहुंच पाओ, दैट इज मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ये अगर हम काम करते तो क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत इजी था और इसका आंसर भी हमारे पास आ रहा है B-2। ठीक, अदरवाइज हम कॉमन लेते C1 -C2 और R1 R2 और ये सब करते तो मैं नहीं समझता कि हम टाइम बचा पाते किधर से भी। चलिए नेक्स्ट, A is a 2x2 symmetric matrix such that sum of diagonal elements of A square is 1. How many such matrices are possible with integer entries? 2x2 की बात हो रही है। A क्या ले लूं? B C B, A सिमेट्रिक तो लेट A। ठीक, अब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ A स्क्वायर, A स्क्वायर क्या मिलेगा? ठीक है, मैं A स्क्वायर के सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स लेके चलता हूं तो ये मिलेगा मुझे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और ये B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक, तो बेसिकली क्वेश्चन हमारा अब शुरू होता है यहां से कि हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है? A स्क्वायर, इनका सम किया A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल्स टू 1। चेक करो, है ना? तो अब मैट्रिसेस का काम यहां से खत्म। अब हम आ जाते हैं इस पार्ट पे। मैट्रिसेस में से रिलेटेड कुछ भी इसमें ज्यादा नहीं था और ना हमको हमेशा ना मैट्रिसेस से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हर बार एग्जाम में। इस बार अभी इस शिफ्ट में तो नहीं है, तो मैट्रिसेस से हम यहाँ तक पहुंच गए। अब यहाँ फिर से हमारे पास केसेस वाला खेल शुरू होगा। हमको यहाँ पे ध्यान देने की बात है ये कि वी हैव टू फाइंड इंटीजर एंट्रीज। तो ये A स्क्वायर और C स्क्वायर और 2B स्क्वायर मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स का सम है 3 और वो 1 होना है ना? अब उसमें से भी ये 2 इंटू बी स्क्वायर है तो एक चीज तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि B इक्वल्स टू 0। इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता B, क्योंकि अगर B स्क्वायर अगर 1 हो गया तो कभी भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिकॉज 2 बनेगा ये। ओके, सो B तो 1 0, B को तो 0 होना ही पड़ेगा। अब आ जाते हैं, तो B को 0 जैसे ही रखा हमारा क्वेश्चन और रिड्यूस हो गया और बन गया A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहां दो केसेस होंगे। कौन कौन से दो केसेस? A इक्वल्स टू 0 यानी A स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बोल सकता हूं, A स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और C स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसके करस्पॉन्डिंग हमको मिल गया A इक्वल्स टू 0, C इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ओके, यहां देखो, यहां अगर मैं बोलूं सेकंड केस, C स्क्वायर इक्वल्स टू 0, A स्क्वायर इक्वल्स टू 1
मीन्स यहां से मेरे पास क्या आ गया, c इक्वल टू 0, a इक्वल्स टू प्लस माइनस 1. तो हाउ मैनी सच मैट्रिसेस आर पॉसिबल? दो यहां से, दो ये, टोटल 4. बी को तो 0 होना ही पड़ेगा. सो आवर आंसर इज 4. तो इसको मैं किस कैटेगरी में रखूं? कुछ भी इसमें ऐसा नहीं था. ये 2x2 का एक बार स्क्वायर में भी डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स चाहिए थे, उनका सम. और यहाँ केसेस की बात हो, केसेस में भी हमको पीएनसी में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज हम ऐसे ही सिर्फ दो सिंपल से केसेस में काउंट कर सकते हैं. तो क्वेश्चन किया जा सकता था इजीली, बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं है. और आप लकी है कि आप मैट्रिसेस चैप्टर से अच्छे क्वेश्चन से बच गए एक्चुअली. चलिए नेक्स्ट, 30C0, 30 इंटू 30C0 प्लस 29 इंटू 30C1 प्लस अप टू 2 इंटू 30C28 प्लस 1 इंटू 30. ये तो वही सीरीज बन गई. कौन सी, कौन सी सीरीज बोलो? सिग्मा आर इंटू NCR, आर इक्वल टू, मैं ले लेता हूं 1 से आर इक्वल टू 1 से मैं शुरू करता हूं और 30. ये सीरीज है. और नहीं दिख रहा तो 30C29 इज 30C1. ओके, तो बेसिकली इस सीरीज का सम, इसको हम लोग दो तरीके से करते हैं. और जब हम बाइनोमियल कोफिशिएंट के सीरीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो एक दो प्रॉपर्टी बाद इनिशियल स्टेज में ही हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं. अब इसके दो तरीके थे. एक हम लोग क्या 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का एक्सपेंशन, और उसको एक बार हम डिफ्रेंशिएट करके x इक्वल्स टू 1 डाल देते थे. दूसरा मैं इसको खोल के n माइनस 1 CR माइनस 1 इंटू n माइनस 1 फॉर्म में लेके आता था. बट रिजल्ट हमको इसका पता है, और वो रिजल्ट हमारे पास क्या है, दिस इक्वल्स टू n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1. ठीक, तो ये हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, 30 इंटू 2 टू दी पावर, ये बनेगा 29. चेक करो. लेकिन यहां हमारे पास इस फॉर्म में चाहिए n इंटू 2 टू दी पावर m. ओके, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 ऑफ n इज 1. मतलब n कैन नॉट बी 30 हियर. तो मैंने क्या किया, एक 2 इसमें से निकाला, इसमें डाल दिया. तो दिस इज नाउ 15 इंटू 2 टू द पावर 30. नाउ यू कैन चेक. नाउ इफ आई कंपेयर, क्या मिलेगा मुझे, n इक्वल्स टू 15 एंड m इक्वल्स टू 30. ठीक, तो आई थिंक वी हैव, हमको n और m ही फाइंड करना था. सो आंसर हमारे पास सामने. ठीक है, तो ये बिल्कुल पुराना, सबसे पुराना और इनिशियल स्टेज का सीरीज का सम. और इसको प्रूफ भी हम लोग देखते हैं, तो उसी का डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना है. और एक छोटा सा इन्होंने सिंप्लीफिकेशन और एडजस्टमेंट बोला है, उसके अकॉर्डिंग किया. तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ईजी. हमको 100% करना चाहिए था, और हम कर सकते थे, और किया भी हमने. तो ये क्वेश्चन भी इजी. आप यहाँ बाइनोमियल के कोफिशिएंट वाली टफ सीरीज या डबल समेशन जैसा भी आपको अभी तक देखने को नहीं मिला है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास एक ये स्लाइड है, आप देख सकते हो. हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, तो उसको भी हम लोग, जो भी नीट के प्रिपरेशन में हम लोग तैयारी कर रहे हैं अभी, तो उनके लिए वेरी हेल्पफुल होगी. आज के इस जेई पेपर के डिस्कशन में इतना ही है ना. विश यू ऑल द बेस्ट. जो सेकंड शिफ्ट में देंगे वो थोड़ा सा चीज़ों को समझ लें, और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन और माइंड सेट करके चलें. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.